ओके, सो गाइस, बैंकिंग गवर्नेंस के अंदर जिस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं वो है फिस्कल पॉलिसी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। आज हम समझें कि फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये दोनों एक जैसे ही पॉलिसीज है, बट अलग अलग अथॉरिटी द्वारा रन की जाती है। इसीलिए फिस्कल पॉलिसी समझने के लिए हमको मॉनेटरी पॉलिसी का भी सहारा लेना पड़ता है, तब जाके हमको फिस्कल पॉलिसी भी ढंग से समझेगी, ऑब्जेक्टिव वाइज सारे कॉन्टेक्स्ट में। फिस्कल पॉलिसी समझने से पहले हमको समझना पड़ता है कि इसकी जरूरत क्या है, ये चीजें क्यों रन की जाती है। तो हम सबको पता है कि जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तब इकोनॉमी के अंदर एक प्रॉब्लम होती है इन्फ्लेशन। देयर इज अ बिगर प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखो हुआ क्या था कि एक राजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। आप लोगों ने सुना होगा उनका नाम। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी को मैं आपको समझाता हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी, उसके ऊपर एक मूवी भी आई थी बीच में। ठीक है, उसके अंदर विलन दिखाया गया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की पहचान उतनी ही नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी इज ऑल्सो नोन फॉर हिज मार्केट रिफॉर्म्स। मार्केट रिफॉर्म्स। तो अलाउद्दीन खिलजी आए थे मेडिवल हिस्ट्री के अंदर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, मार्केट के अंदर नए रिफॉर्म्स लाए थे। फिस्कल पॉलिसी को उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा दो कि वो क्या हुआ था वहां पे। तो अलाउद्दीन खिलजी वन ऑफ द लीडर है इंडिया के अंदर। वो पहला नेता है, राजा है, जिसने क्या किया था कि सैलरी देना शुरू किया था इन कैश। कि उसने डिसाइड किया कि मेरे जितने भी सोल्जर्स है, मैं सोल्जर्स को क्या दूंगा, कैश में सैलरी दूंगा। पहले कैसे होता था, सैलरी काइंड और कैश दोनों तरीके से दी जाती थी। कि बोला जाता था कि एक काम कर लो भाई, तुमने एक महीने के लिए काम किया, ये 4 पोता गेहूं पड़ा है, उसको लेके जाओ, हो गई तुम्हारी सैलरी। तो काइंड में दे दी वहां पे। उस तरीके से कैश में भी सैलरी दी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब कैश में सैलरी देना शुरू किया तब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि उसकी तिजोरी के ऊपर कितना बोझ आएगा, द बर्डन ऑफ सैलरी ऑन हिज ट्रेजरी। तो उसने डिसाइड किया कि मेरे ट्रेजरी के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आना चाहिए। मुझे सैलरी तो कैश में देनी है, लेकिन मेरे तिजोरी के ऊपर ज्यादा बोझा भी नहीं पड़ना चाहिए। तो कम से कम सैलरी में लोगों ने काम करना चाहिए। लेकिन गाइज आप लोग बताओ कि कम सैलरी में कोई काम करेगा क्या? नहीं कर सकता ना, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन का एक खतरा है। कि मान लो मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूँ, 10,000 के अंदर मैं 5,000 रुपए घर खर्च के लिए कर रहा हूँ, 5,000 रुपए में सेविंग्स कर रहा हूँ वहां पे। अब मान लो वहां पे 20% का इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी के अंदर, तो मेरा खर्चा 5,000 के ऊपर 20% से बढ़ जाएगा ना वहां पे। ऑब्वियस सी बात है ना। तो वहां पे मेरा 1,000 रुपए खर्चा बढ़ जाएगा। तो दैट मीन्स अब मेरा टोटल खर्चा 6,000 रुपए हो रहा है। और सेविंग्स कम हो जाएंगे ना, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है वैसे सैलरी तो बढ़ेगी नहीं वहां पे। तो सेविंग्स कम हो जाएगी, सेविंग्स 4,000 रुपए हो रही है। मतलब ये इन्फ्लेशन और बढ़ता गया तो ये खर्चा बढ़ता जाएगा, सेविंग्स कम होती जाएगी। ऐसे करते करते तो मैं गरीबी में जाऊंगा ना। मुझे गरीबी में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सेविंग खत्म हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। मैं जितना कमा रहा हूँ उतना बस खर्च कर रहा हूँ, सेव कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो फ्यूचर के अंदर अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी। तो अगर मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो मैं काम नहीं कर सकता ऐसे माहौल में, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन का खतरा है। अलाउद्दीन खिलजी के सामने भी यही खतरा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, वहां पे एक नई टेक्निक मार्केट रिफॉर्म्स को डेवलप कर दी। उसने क्या किया कि अगर मुझे मेरे सोल्जर्स को कम सैलरी में जॉब देनी है, मतलब कम उनकी तनख्वाह रखनी है, तो मुझे मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन को काबू में रखना होगा। नाउ ही इज ट्राइंग टू कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अब वो राजा था तो उसने राजा की तरह काम किया। मतलब उसने एक अथॉरिटेरियन मोड डेवलप किया, हुकुमशाह, तानाशाह की तरह। उसने क्या कर दिया, सारे प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स है ना उसके राज्य में, उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू खुद डिसाइड कर दी। एक कमिटी बनाई, उसके अंदर वो खुद था, और सारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू खुद डिसाइड की कि पाउडर इतने में बेचा जाएगा, टिकली इतने में बेची जाएगी, चावल दाल, सारे प्रोडक्ट्स के दाम डिसाइड किए। और दुकानदारों को बोल दिया, व्यापारियों को बोल दिया कि इन दाम के ऊपर कोई भी ज्यादा नहीं लेगा। मतलब एमआरपी सेट कर दी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस वहां पे, उससे ज्यादा प्राइजेस नहीं होगी। अब एमआरपी कुछ इस तरीके से सेट कर दी कि कम सैलरी पे सोल्जर्स को अफोर्ड हो सके वो प्रोडक्ट्स। तो इसलिए उसने मार्केट रिफॉर्म्स लॉन्च किए थे, वो इनको मार्केट रिफॉर्म्स कहते हैं। इसके कारण क्या हो गया कि मार्केट के अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों की प्राइसेस स्टेबल रहेगी, है ना। जितने भी वो प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं उनकी प्राइसेस बढ़ नहीं रही है वहां पे।
प्राइजेस बढ़ नहीं रही मतलब इन्फ्लेशन नहीं है ना, दिस इज मार्केट रिफॉर्म्स। अच्छा, फिर ऐसे भी हो सकता था उस जमाने में कि कोई व्यापारी या फिर कोई दुकानदार राजा की इस फरमान को अनदेखा कर सकता है, मतलब कि राजा ने जो प्राइजेस सेट की वो की है, मैं अपनी तरीके से बेचूंगा, तो नहीं, इसके लिए भी व्यवस्था की थी। तो उसके लिए उन्होंने एक ऑफिसर भी अपॉइंट किया था, उसका नाम था शाहनाए मंडी, शाहना ए मंडी। तो इस तरीके से ऑफिसर अपॉइंट किया था, उस ऑफिसर का काम था मार्केट रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना, मतलब जो प्राइजेस है जो राजा ने सेट की है, अलाउद्दीन खिलजी ने, उन प्राइजेस को इंप्लीमेंट करना। अगर कोई भी उन प्राइजेस से ज्यादा ले रहा है कस्टमर से, तो वहां पे पनिशमेंट। इस तरीके से एक ऑफिसर भी अपॉइंट किया था टू इंप्लीमेंट देयर मार्केट पॉलिसी, मार्केट रिफॉर्म पॉलिसीज। तो गाइस, इतिहास भी हमको सिखाता है कि किसी भी राज्य के अंदर खर्चे मेंटेन करना जरूरी है। अगर खर्चे ज्यादा होंगे तो राज्य की व्यवस्था बर्बाद हो सकती है वहां पे। खर्चा, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर। अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपना एक्सपेंडिचर कम किया ना यहाँ पे। हम किसकी बात कर रहे हैं? खर्चा, एक्सपेंडिचर, दैट्स अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंडिचर किसका हिस्सा होता है? फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होता है। तो राज्य, शासन, राजा, इनका काम क्या है? उनके राज्य के अंदर खर्चों के ऊपर काबू रखा जाएगा वहां पे। यही काम इंडिया के अंदर भी होता है। इंडिया के अंदर ये काम जो होता है ना, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके किया जाता है। इन्फ्लेशन, जिसको इकोनॉमी में कैंसर की तरह देखा जाता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल में जानकारी ली थी। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन है ना, इसको काबू में रखना काफी जरूरी है। इसको काबू में रखने के लिए भारत सरकार की दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज काम करती है। जैसे एक है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी है फिस्कल पॉलिसी। ये दो पॉलिसीज। अब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की अथॉरिटी है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है वहां पे, जबकि फिस्कल पॉलिसी आरबीआई की अथॉरिटी नहीं है। फिस्कल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करेगा फिस्कल पॉलिसी कैसी होगी इंडिया की। तो इसलिए दो अलग अलग अथॉरिटीज ये काम कर रही है, लेकिन दोनों एक ही काम कर रही है इंडिया के अंदर, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स के प्राइजेस है, जो भी दाम है, उनको स्टेबल रखना। तो स्टेबल रखना मतलब ना इन्फ्लेशन होने देना ना डिफ्लेशन होने देना, वहां पे जो प्राइजेस है वो स्टेबल रहनी चाहिए वहां पे। दिस इज योर प्राइस स्टेबिलिटी। यही काम फिस्कल पॉलिसी करता है, सेम काम मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी होता है। तो काम एक जैसा है, लेकिन दो अलग अलग पॉलिसीज है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग अथॉरिटीज आ रही है। आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्न कर रहा है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिस्कल पॉलिसी को गवर्न कर रहा है। अब अथॉरिटी अलग है तो तरीके भी अलग हो गए इनके। आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी रन करता है, उसके लिए इंटरेस्ट रेट, रिजर्व्स, इनका सहारा लेता है। इंटरेस्ट रेट एंड रिजर्व्स, जबकि फिस्कल पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट, रिजर्व्स का कोई लेना देना नहीं। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इन दो चीजों के सहारे से मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी अचीव की जाएगी, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट एंड रिजर्व्स, इनके सहारे से प्राइस स्टेबिलिटी अचीव की जाएगी। दैट मींस गोल्स आर सेम बट द मीन्स आर डिफरेंट, है ना। इंडिया के अंदर कंट्रोवर्सी होती है कि गोल्स इंपॉर्टेंट है कि मीन्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर लोग बोलते हैं कि गांधी बेस्ट है कि बोस बेस्ट है। लेकिन लोग कम पढ़ते हैं इनके बारे में, इसलिए उनको समझ में नहीं आता है कि गांधी और बोस एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों जरूरी है वहां पे, है ना। उसी तरीके से मीन्स एंड एंड्स बोथ आर इंपॉर्टेंट हियर। तो इसीलिए हम फिस्कल पॉलिसी भी अच्छे से पढ़ते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी भी अच्छे से पढ़ते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में मॉनेटरी पॉलिसी की पूरी हिस्ट्री जान ली थी, वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छी तरीके से समझ लिया था। आज हम समझेंगे फिस्कल पॉलिसी। ओके, सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी के अंदर हो क्या रहा है कि इंडिया में प्राइस स्टेबिलिटी। अब एक बात बताओ गाइस, प्राइस स्टेबिलिटी रखने से क्या होगा? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी? जब हम कह रहे हैं प्राइस स्टेबिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी किसके लिए काम कर रही है? प्राइस स्टेबिलिटी। फिस्कल पॉलिसी किसके लिए काम कर रही है? प्राइस स्टेबिलिटी। अब ये प्राइस स्टेबिलिटी, इसका इंपॉर्टेंस है क्या? सी, जब गाइस चीजों की कीमतें स्थिर होगी ना वहां पे, तब प्रोड्यूसर और बायर दोनों को जो है ना बेनिफिट होता है। कैसे? जो बायर होता है उनके खर्चे ज्यादा नहीं होते, तो उनकी सेविंग्स भी होती है और लिमिटेड खर्चे भी होते हैं, तो वो अपने हिसाब से ग्रो कर सकते हैं। उसी तरीके से प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसर को भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। मान लो कि एक प्रोड्यूसर है, मान लो एक पेन बनाने की फैक्ट्री है, तो पेन बनाने की फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लगेगा, तो रॉ मटेरियल की अगर कीमतें बढ़ेगी तो पेन की प्राइस भी बढ़ेगी ना। अगर पेन की प्राइस बढ़ेगी तो उसके सामने कस्टमर बेस कम हो जाएगा, मतलब कस्टमर कम आएंगे। अगर पेन की प्राइस ज्यादा बढ़ रही तो मान लो 100 रुपए का पेन है, इन्फ्लेशन के कारण 125 रुपए में बेचा जा रहा है, तो 25 रुपए बढ़ गए सडनली। कल तक जो पेन 100 का मिल रहा था आज 125 का मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, इतना महंगा पेन नहीं खरीदेंगे। लोग क्या करेंगे, मतलब जनरल थिंकिंग कह रहा हूं मैं आपको, तो जनरल थिंकिंग में क्या होगा, कंज्यूमर अप्रोच के अंदर लोग बेटर और चीपर अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढेंगे, चीपर, सस्ता। तो लोग क्या करेंगे, पेन की जगह पे पेंसिल यूज करना शुरू करेंगे। लेकिन पेंसिल यूज करने से पेन की डिमांड नहीं हो रही ना, तो पेन की इंडस्ट्री बंद पड़ जाएगी। इसी तरीके से बाकी भी इंडस्ट्री बंद पड़ सकती है। तो दैट्स द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द इंडस्ट्रीज, मतलब प्रोड्यूसर्स के ऊपर, है ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि चीजें महंगी हो गई, इन्फ्लेशन आ गया, है ना, प्राइस स्टेबिलिटी हट गई ना वहां से। अगर यही चीज डिफ्लेशन होने से भी हो सकता है ना, जब डिफ्लेशन हो रहा है वहां पे तो प्रोड्यूसर का मुनाफा ही चला गया, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है वहां पे प्रोडक्शन करने के लिए डिफ्लेशन के अंदर, है ना। डिफ्लेशन क्या होता है, जब कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी से कम प्राइस पे बेचा जाएगा। मान लो एमआरपी 100 रुपए है और पेन बेचा जा रहा है 90 रुपए में, तो 10 रुपए का डिफ्लेशन हो गया यहाँ पे, 10 रुपए का डिफ्लेशन। तो जो प्रोड्यूसर है उसको लॉस हो रहा है वहां पे, तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएगा। सो हियर इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइस इंस्टेबिलिटी। ये क्या है, प्राइस इंस्टेबिलिटी, चीजों की कीमतें बढ़ना, चीजों की कीमतें कम होना, प्राइस इंस्टेबिलिटी है। अगर ये प्राइस इंस्टेबिलिटी फ्रिक्वेंट है, काफी जल्दी जल्दी हो रहा है, तब इकोनॉमी के अंदर पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ये चीजें हो नहीं सकती है। और उसके कारण क्या हो सकता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रोथ रुक जाएगी। हमने अभी तक ग्रोथ क्या है वो पढ़ा नहीं है, आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाएगी। आज हम प्राउडली कहते हैं दिसंबर 2023 में कि इंडिया का जो जीडीपी है, इट इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी इनटू द वर्ल्ड, है ना। लोग 7.8% तक की बातें कर रहे हैं, पे अलग अलग रिपोर्ट से जो 7.8 की बात कर रहे हैं, 7.5 की बात कर रहे हैं कि इंडिया थर्ड क्वार्टर में 7.5%, 7.8% से ग्रो हो रहा है, जबकि पूरी दुनिया आपकी 3 से 4% पे ग्रो हो रही है। ग्लोबल एवरेज इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब हम ग्लोबल एवरेज के 2 गुना से ज्यादा स्पीड पे दौड़ रहे हैं ना, है ना। ये ग्रोथ है, ये क्या है, ये ग्रोथ है। लेकिन इस ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखना पड़ेगा ना, तब जाके इंडिया का भला होगा। 140 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया की, उससे ज्यादा 140 करोड़ की पॉपुलेशन को अगर ग्रोथ नहीं मिलेगी ना, तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन एक वाइल्ड पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, एक जंगली पॉपुलेशन में। उनके पास गरीबी होगी ना ज्यादा, और जब गरीबी होती है तब सही गलत कुछ नहीं दिखाई देता है। फिर लोगों को एक ही समझ में आता है कि कैसे हम पेट की भूख मिटाए वहां पे। फिर इसके लिए सही गलत रास्ता नहीं होता है, फिर वायलेंस क्रिएट होगा इंडिया के अंदर। तो इसलिए ग्रोथ इज नेसेसरी और ग्रोथ को मेंटेन करना जरूरी है। दैट्स व्हाई प्राइस स्टेबिलिटी इज अ क्रूशियल पार्ट इन इंडियन इकोनॉमी। प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ये दो ही तरीके नहीं है, इसके अलावा और भी तरीके हैं, बट दीज आर द टू मेन वेपन्स इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड आरबीआई। ये सबसे दो इंपॉर्टेंट शस्त्र है जिनकी मदद से प्राइस स्टेबिलिटी अचीव करेंगे। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो हमने इन्फ्लेशन के चैप्टर में देखी थी, ठीक है ना। तो प्राइस स्टेबिलिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इनटू द इंडिया। तो प्राइस स्टेबिलिटी होगी तभी जाके ग्रोथ दिखेगी, और ग्रोथ दिखेगी तभी जाके इंडिया डेवलप होगा। जब डेवलप होगा तभी इंडिया में पीस होगा, शांति होगी, है ना। इंटरनल की बात कर रहे हैं हम, लोग खुश होंगे कि इंडिया इज डेवलप। अदरवाइज इंडिया की प्रॉब्लम ये है ना अभी, कि इंडिया की प्रॉब्लम ऐसी है कि जो लोग अच्छे से पढ़ लेता है, जो लोग अच्छे से पढ़ लेते, जो भी स्टूडेंट है, आईआईटी आईआईएम ग्रेजुएट्स, उनको जैसे ही मौका मिलता है इंडिया छोड़ के भाग जाते हैं। जो भी बिलियनियर्स हैं, ये देखा गया है कि इंडिया में जो भी हाई वर्थ ओनर है, हाई नेट वर्थ है जिनकी, मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो लोग इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू दीज गाइज, इनकी मेंटेलिटी ऐसे कि इंडिया में ग्रोथ और पीस कम है, डेवलपमेंट नहीं है इंडिया में, पीस भी नहीं है, इसके लिए ये लोग छोड़ के जा रहे। तो इंडिया में कौन है फिर? तो इसके लिए ये प्रॉब्लम्स है। तो हमको लोगों को कारण देना, हमको मतलब सरकारों को, लोगों को ये भरोसा और रीजन देना पड़ेगा कि उनको इंडिया में क्यों रुकना है,
इंडिया में रुकना है क्योंकि इंडिया के अंदर ग्रोथ है, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट है, इसके लिए उनको रुकना है। तो दैट्स व्हाई डेवलपमेंट ग्रोथ इज अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग। तो ग्रोथ को अचीव करने के लिए प्राइस स्टेबिलिटी अचीव करनी पड़ेगी, और प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का सहारा लिया जाएगा। अंडरस्टूड? अब गाइस, दुनिया में पहले से ही फिस्कल पॉलिसी एक रामबाण इलाज यानी ब्रह्मास्त्र की तरह यूज नहीं किया जाता था। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा तो 1930 उसके पहले, बिफोर 1930s, दुनिया में मॉनेटरी पॉलिसी को सबसे बड़ा हथियार माना जाता था ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी के लिए। ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को सबसे बड़ा हथियार माना जाता था कि पूरी दुनिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है वही प्राइस स्टेबिलिटी अचीव करेगी और वही ग्रोथ का कारण बनेगी। लेकिन 1930s में सिचुएशन बदल गई। 1929 में दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि डिप्रेशन क्या होता है। ये इकोनॉमिक साइकिल है, ये है आपका डिमांड। ये क्या है? डिमांड। जब डिमांड कम होती है तब ये रिसेशन। ये क्या है? रिसेशन। डिमांड कम हो रही है ना गाइस, देखो ऐसे डिमांड कम हो रही है, और भी कम होगी तो ये आ गया डिप्रेशन। जब मार्केट के अंदर डिमांड कम है, मतलब प्रोडक्शन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग गरीबी में जा रहे हैं, इकोनॉमी स्टैंड स्टिल, मतलब इकोनॉमी के अंदर कोई बिजनेस नहीं हो रहे। यहाँ पे डिमांड ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है और नियर टू द जीरो आ जाती है। इसके कारण कंपनीज के ऊपर ताला लग जाता है, लोग घर पे बैठे बैठे बेरोजगार बैठे, लोग बस सेविंग्स यूज कर रहे हैं, सेविंग्स भी एक समय के बाद खत्म हो जाएगी। तो दैट्स द स्टेटस ऑफ डिप्रेशन। इकोनॉमी इज इन डिप्रेशन। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। इसके कारण भी वैसे ही होते हैं, जैसे युद्ध का माहौल। तो ग्रेट डिप्रेशन में जाने का माहौल क्या होता है? युद्ध। हम ह्यूमन बींग्स भी तो डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, कोई बड़ी दुर्घटना होती है तभी डिप्रेशन में जाते हैं हम लोग भी। तो इकोनॉमी के अंदर भी बड़ी दुर्घटना हो गई तो उसके कारण इकोनॉमी भी डिप्रेशन में चले जाती है, काम धंधा करना बंद कर देती है, जैसे हम लोग कर लेते। अब जब डिप्रेशन में जा रही इकोनॉमी, तब डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए सरकार की तरफ से कोई ना कोई पॉलिसी तो रन होनी चाहिए ना। 1929 के पहले मॉनेटरी पॉलिसी को यूज किया जाता था कि मॉनेटरी पॉलिसी ही वो हथियार है जो डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है। अब 1929 में जिस तरीके का डिप्रेशन देखा था वो पहली बार देखा था दुनिया ने, उसके पहले इतना भयंकर डिप्रेशन नहीं देखा था। तब जाके समझ में आया कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिमिटेशंस है, देयर आर लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, लिमिटेशंस है उनके। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगी यहाँ पे? ठीक है ना, डिप्रेशन के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगी? अब डिप्रेशन है, मतलब मार्केट के अंदर डिमांड कम हो रही है ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेगी। डिमांड को बढ़ाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कैसे रन होगी? तो चीप मॉनेटरी पॉलिसी रन होगी। चीप मॉनेटरी पॉलिसी मतलब यहां पे इंटरेस्ट रेट गिराए जाएंगे। इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो कर्जा लेना सस्ता होगा, मतलब चीप होगा, इसलिए उसको चीप मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तब बैंकों के अंदर इंटरेस्ट रेट गिराए जाएंगे, गिर रहे, अब जीरो से नीचे तो नहीं जाएंगे, तो इंटरेस्ट रेट गिर रहे वहां पे। आइडिया ये होता है कि लोग बैंक में आएंगे, कम से कम इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा कर्जा लेंगे और मार्केट के अंदर खर्चा करके डिमांड बढ़ाएंगे। आइडिया सिंपल है यहाँ पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन के अंदर क्या है कि आप कितना भी इंटरेस्ट रेट कम कर लो, प्रॉब्लम क्या है कि लोग बैंक में आने तो चाहिए ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जीरो कर दिया लेकिन फिर भी प्रिंसिपल अमाउंट तो बाकी है ना, वो तो देनी है। इसीलिए एक तो हाथ में काम धंधा नहीं है, हाँ, जो भी सेविंग्स है वो भी खत्म हो रही है, तो ऐसे माहौल में हर कोई बैंक में जाके कर्जे नहीं ले सकता है, हर एक में इतनी डेयरिंग नहीं होती है। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये देखा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आप चाहे जितने इंटरेस्ट रेट स्लैश डाउन कर दो, चाहे जितने इंटरेस्ट रेट कम कर दो, मार्केट के अंदर ज्यादा डिमांड नहीं बढ़ती है। दैट्स द लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ड्यूरिंग डिप्रेशन फेज। ये डिप्रेशन फेज की बात कर रहा हूं मैं। तब उस समय में एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट सामने आए, उनका नाम था मनियार्ड कीनेस। उनका नाम था मनियार्ड कीनेस, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। तो ही वॉज द इकोनॉमिस्ट। अब ये जो इकोनॉमिस्ट है मनियार्ड कीनेस, इन्होंने वहां पे ये बात हमको समझाई, हमको मतलब पूरी दुनिया को, कि देखो भाई, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना,
जिसको आप अभी तक ब्रह्मास्त्र की तरह देख रहे थे, वो कोई ब्रह्मास्त्र वगैरह नहीं है। मतलब जब इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही है आपकी, तब मॉनेटरी पॉलिसी से इकोनॉमी डिप्रेशन के बाहर नहीं निकल रही है। जिस तरीके से फंक्शन करना चाहिए था उस तरीके से फंक्शन नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भाई मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ लिमिटेशंस है, समझो। तो बोले क्या करना चाहिए? तो मन्याड कीनेस ने कहा कि इस समय में आरबीआई मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार काम में आएगी। मतलब वो सरकार की बात कर रहा था, मैं एग्जांपल में जब बात कर रहा हूं तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं यहाँ पे। सो ही इज इन द माइंड सेट दैट के डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपकी मदद कर सकती बस सरकारें। कैसे? क्योंकि सरकारें माई बाप सरकारें होती है ना हमारी। जैसे हम कहते हैं हंसी मजाक में कि सरकार कैसी होती है, माई बाप सरकार। मतलब सरकार ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो वेलफेयर के लिए काम करती है। वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। अब वेलफेयर इंस्टीट्यूशन मतलब कल्याणकारी, ऐसी संस्था जो लोगों का कल्याण करने के लिए बनाई गई है। बैंक्स लोगों का कल्याण करने के लिए नहीं बनाई गई है, बैंक्स बिजनेस करने के लिए बनाई गई है। वो बिजनेस करके लोगों का भला करने की कोशिश कर रही है। जबकि सरकारें बिजनेस नहीं, सरकारें लोगों को प्रॉपरली सरकारें लोगों को सर्विस देने के लिए बनी है ना, तो वो वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है। तो जब सरकार वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है तो लोगों की तकलीफें सरकार ही दूर करेगा। तो सरकार क्या करेगा? सरकार लोगों के लिए खर्चे ज्यादा करेगा, एक्सपेंडिचर। लोग क्या, सरकार क्या करेंगी? एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। अब डिप्रेशन के अंदर डिमांड इज ऑलमोस्ट जीरो, डिमांड इज ऑलमोस्ट जीरो वहां पे, है ना। अब लोगों की सेविंग्स भी कम हो रही है, तो लोगों के पास थोड़ी बहुत सेविंग्स होगी, वो भी कम होते जा रही है वहां पे, क्योंकि लोग डिमांड जरूरी इसलिए प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन नहीं इसलिए जॉब नहीं, जॉब नहीं इसलिए इनकम नहीं। अब जब इनकम नहीं है तो सेविंग से वही खर्च करने पड़ेंगे ना, तो लोग गरीबी में जा रहे। तो मन्याड कीनेस ने कहा कि भाई सरकार को आगे आना चाहिए ऐसे माहौल में जहां पे सरकार खर्चे बढ़ाए। मतलब सरकार क्या करे? स्वास्थ्य की सुविधाएं, एजुकेशन की सुविधाएं, जो भी बेसिक नीड्स है, जैसे आपका खाना हो गया, फूड, देन क्लोथिंग हो गई, कपड़े, जो बेसिक जरूरत है ना लोगों की, उनके ऊपर सरकार खर्चा कर दे। सरकार लोगों को बोले कि डोंट वरी, ये चीजें हम देख लेंगे, बाकी के खर्चा तुम कर लो। मतलब बेसिक नीड्स सरकार प्रोवाइड करेंगी, और जो भी लग्जरियस गुड्स है वो लोग अपने पैसे से खरीद ले। अब जब ऐसा हो रहा है मतलब सरकारी खर्चे बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि अब सरकार लोगों को फ्री में खाना दे रही है, सरकार लोगों को फ्री में हेल्थ दे रही है, सरकार लोगों को फ्री में फूड दे रही है, एजुकेशन दे रही है, सारी चीजें फ्री में मिल रही है ना। तो बेसिक जरूरतें जो इंसान को चाहिए, वो बेसिक जरूरतें सरकार दे रहा है वहां पे, एक तो सब्सिडाइज रेट पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, दो में से एक चीज है। लेकिन अगर मान लो फ्री मिल रहा है सब, जैसे इंडिया में भी मिलता है पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके अंदर आप देखोगे तो जो भी बीपीएल कार्ड होल्डर है, बीपीएल कार्ड होल्डर को भारत सरकार फ्री में खाना देती है ना। हाँ, तो करोड़ों लोग इंडिया में फ्री में खाना ले रहे हैं। कोविड आया था, कोविड के अंदर भारत सरकार ने फ्री में वैक्सीन दी, तो हेल्थ की बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर एजुकेशन की बात करेंगे तो 6 से 14, 6 to 14 एज के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है, तो एजुकेशन भी फ्री है। सारा नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में ये फ्री है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इंडिया में गरीबी भी उतनी ज्यादा है। तो मन्नाड कीनेस कह रहे कि जब ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तब लोगों के पास ये पैसा बच रहा है ना। अब मेरी फैमिली के अंदर मुझे खाने के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर खर्चा नहीं करना है, वो खर्चा सरकार देख रही है। तो मेरी फैमिली के अंदर जितनी भी सेविंग्स है, मैं उस सेविंग से लग्जरियस गुड खरीदूंगा ना, मतलब सेकेंडरी चीजें खरीदूंगा। प्राइमरी चीजें तो सरकार ने टेक ओवर कर ली, मेरे खर्चे। अब जो भी खर्चा है सेकेंडरी वो मैं खुद करूंगा। इससे मार्केट में डिमांड बढ़ेंगी ना, क्योंकि प्राइमरी डिमांड तो सरकार ने कवर कर ली, सेकेंडरी डिमांड अब सेविंग से कर लोगे आप लोग। तो दैट्स हाउ सरकार की मदद से क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर डिमांड को बढ़ाया जा सकता है। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इकोनॉमी डिप्रेशन से बाहर आती जाएगी। सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? फिस्कल पॉलिसी की। तो मन्याड कीनेस ने आज से लेके तकरीबन 90 साल पहले ये चीज सिखाई दुनिया को कि भाई बस मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, तो फिस्कल पॉलिसी भी किसी भी इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट होती है। ये फिस्कल पॉलिसी भी प्राइस स्टेबिलिटी अचीव करने में मदद करेगी, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ इंश्योर करेगी।
सो दैट्स हाउ फिस्कल पॉलिसी कम्स इनटू द लाइट। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी को लोगों ने ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। आज हालत ऐसी है कि दुनिया के अंदर फिस्कल पॉलिसी ही ज्यादातर घिसी जाती है टू अचीव ग्रोथ। किसी भी देश में ग्रोथ को अचीव करने के लिए फिस्कल पॉलिसी को ही सबसे ज्यादा घिसा जाएगा। मतलब फिस्कल पॉलिसी के अंदर कुछ इस तरीके से खर्चे किए जाएंगे कि इंडिया के अंदर, मतलब किसी भी देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्रोथ होगी ना। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जो मन्यार्ड कीनेस एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने दुनिया को समझाई। अंडरस्टूड? सो गाइस, मन्यार्ड कीनेस ने लोगों को समझा दिया फिस्कल पॉलिसी क्या है। उसके बाद दुनिया की लगभग सारी सरकारों ने फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट किया, इंक्लूडिंग इंडिया। और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू प्राइस स्टेबिलिटी अचीव करना और ग्रोथ इंश्योर करना, ये दो काम करना शुरू कर दिए। इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं, ये प्राइमरी फंक्शंस है। तो मॉनेटरी पॉलिसी की तरह फिस्कल पॉलिसी भी वही काम कर रही है ना। तो एक ही सिक्के के दो पहलू है यहाँ पे, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, बस अथॉरिटी अलग अलग है। जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तब फिस्कल पॉलिसी भी एक सब टाइप है। किसके अंदर? पब्लिक फाइनेंस के अंदर। पब्लिक फाइनेंस, गाइस, पब्लिक फाइनेंस एक प्रॉपर इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें तब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा पब्लिक फाइनेंस से भी, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी पब्लिक फाइनेंस के अंदर ही पढ़ते हैं हम लोग। तो पब्लिक फाइनेंस इज अ बिगर टॉपिक, उसके अंदर फिस्कल पॉलिसी, उसके अंदर बजट, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो हम फिस्कल पॉलिसी और बजट को ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन पब्लिक फाइनेंस क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे भारत सरकार को लोगों का कल्याण करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स या फिर स्कीम्स लॉन्च करनी होगी, है ना। तो भारत सरकार अलग अलग प्रोग्राम्स और स्कीम्स के थ्रू ही क्या करेगा, लोगों के लिए जन कल्याणकारी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेगा वहां पे। अब जब भारत सरकार लोगों का कल्याण करने के लिए इस तरीके की पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वहां पे खर्चे होंगे ना, पैसा लगेगा, एक्सपेंडिचर होगा, वहां पे मनी लगेगा, पैसा। अब इस पैसे की व्यवस्था कैसे की जाए, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। कि मान लो भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अभियान। तो भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया, ये स्कीम चालू है, ये एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है। ठीक है, अब ये स्कीम लॉन्च की गई, लोग जो गवर्नमेंट स्कूल है इंडिया के अंदर, ये पर्टिकुलरली उनके लिए काम करती है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्कीम बनाई गई है। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट स्कूलों की हालत कितनी खराब है, इवन आज भी खराब है। ठीक है ना, ये स्कीम शायद से 2002 में बनाई गई थी। प्लीज चेक करना ये डेट, 2001 या फिर 2002, ऐसे कुछ तो भी यहाँ पे डेट है। लेकिन तकरीबन आज से 20 साल पहले इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। जब सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया जा रहा है तब गवर्नमेंट स्कूलों की हालत सुधारने का प्रोग्राम था। 20 साल बाद भी गवर्नमेंट स्कूलों की हालत खराब है। प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर? तो एक तो उनके पास बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब अच्छी इमारत नहीं है, वहां पे बेंचेस नहीं है, स्कूलों के अंदर लेबोरेटरीज नहीं है। अच्छा, जो टीचर्स है वो भी उनके डाउन मार्केट टीचर्स है वहां पे। यस, दीज आर द प्रॉब्लम्स विद द एजुकेशन सिस्टम। अब मान लो इंडिया के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे इन स्कूलों के अंदर पढ़ रहे, तो वो क्या सीख रहे हैं? तो उनकी एजुकेशन में कमी रह रही है। हाँ, तो उनके एजुकेशन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया था। अब इस अभियान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, टॉयलेट बनाओ, ब्लैक बोर्ड बनाओ, अच्छी क्लासरूम बनाओ, बेंचेस दो, अच्छे क्वालिटी के टीचर्स दो उनको, ये सारे खर्चे। अब इन खर्चों के लिए पैसा कहां से आएगा? सो व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? Public finance is a topic, it's a subject which deals with the arrangement of money for the government schemes and programs. ये क्या करेगा कि सरकार की जो अलग अलग स्कीम्स है, जो अलग अलग प्रोग्राम्स है, उन स्कीम्स और प्रोग्राम्स के अंदर पैसे की व्यवस्था कैसे की जाएगी, वहां पे इनकम सोर्स क्या होगा, वहां पे एक्सपेंडिचर कैसा होगा, ये सारा जो स्टडी है, ये जो सारा गणित है ना, ये सारा पब्लिक फाइनेंस के अंदर होता है। अब यहाँ पे हमने सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया एग्जांपल के अंदर, तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए पैसे की जरूरत कैसे पूरी होगी वो देखना पड़ेगा। तो अलग अलग तरीके है ना, जैसे भारत सरकार कर्जे ले सकती है, कर्जा नहीं लेना है तो भारत सरकार खुद पैसा प्रिंट कर सकती है।
अगर प्रिंट नहीं करना है तो भारत सरकार टैक्स लगा सकती है, टैक्स नहीं लगाना है तो भारत सरकार प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व कर सकती है, जिसको आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हो, कि प्राइवेट लोग पैसा लगा दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर दे, कुछ उनको पैसा कमाना है वहां से पैसा कमा ले, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हैंड ओवर कर दे। जैसे होता है ना सड़कों के अंदर कि सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा, तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर सड़क बनाएगा, उसके बाद उसके ऊपर टोल बूथ लगाएगा, तो मान लो 5 साल के लिए टोल बूथ लगाने की अथॉरिटी भारत सरकार दे देगा, तो 5 साल के लिए जितना भी टोल कलेक्शन होगा उस टोल कलेक्शन से कॉन्ट्रैक्टर अपना सड़क बनाने का खर्चा और प्रॉफिट दोनों वसूल कर लेगा, और 5 साल बाद यही सड़क सरकार को ट्रांसफर कर देगा, है ना, मतलब अपने टोल बूथ हटा लेगा वहां पे। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ ना प्राइवेट का पैसे से। सरकार ने कर्जा लिया नहीं, सरकार ने टैक्स लगाया नहीं, सरकार ने पैसा प्रिंट किया नहीं, प्राइवेट लोगों ने पैसा दिया। इसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। ओके, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। इस तरीके से अलग अलग तरीके हैं। अब सर्व शिक्षा अभियान के लिए भारत सरकार ने क्या किया, एजुकेशन सेस को यूज किया, एजुकेशन सेस। तो एजुकेशन सेस से जो भी पैसा आएगा वो एजुकेशन के ऊपर, मतलब सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर खर्चा किया जाएगा, है ना। तो एजुकेशन सेस इज व्हाट, टैक्स, इट्स अ टाइप ऑफ टैक्स। ये टैक्स का एक तरीका होता है, ठीक है। अगर हम टैक्स की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर टैक्सेस मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो होती है, लेकिन सेस और सरचार्ज भी होता है। शॉर्ट में बताता हूं, सेस और सरचार्ज। सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, सेस इज टैक्स ऑन टैक्स, एंड सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स, एडिशनल टैक्स। मान लो मेरी इनकम है, तो मेरी इनकम है 10 लाख रुपए, उसके ऊपर भारत सरकार मुझे इनकम टैक्स लगाएगा, तो इनकम टैक्स लग रहा है मेरा 30%, ठीक है। तो 10 लाख रुपए को मैं 30% टैक्स दे रहा हूं, तो हो गया मेरे 3 लाख रुपए। मैं रफली कैलकुलेशन कर रहा हूं, यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन इतना आसान नहीं होता है। एग्जांपल के लिए, तो मैं 3 लाख रुपए टैक्स दे रहा हूं, 7 लाख रुपए मेरे पास पैसा बच गया, तो ये मेरी डिस्पोजेबल इनकम बन, ये क्या है, मेरी डिस्पोजेबल इनकम है। टोटल इनकम में ये डिस्पोजेबल इनकम क्यों है, क्योंकि 3 लाख रुपए टैक्स में सरकार को दे दिए, है ना। अब यहाँ पे सरचार्ज भी अप्लाई कर सकती है भारत सरकार, कि भारत सरकार ने कहा जिसकी इनकम 5 लाख रुपए के ऊपर है, 5 लाख एंड अबो, उनको सरचार्ज देना पड़ेगा 10%। तो ये 30% तो ये 3 लाख रुपए तो दे रहा हूं मैं, लेकिन इसके अलावा मुझे और एक्स्ट्रा 10% देना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा? 10%। तो मैं वहां पे और एक्स्ट्रा 10% पे करूंगा, है ना। तो 5 लाख के ऊपर मेरी 5 लाख रुपए इनकम है, ठीक है, उसका 30% होता है, उसके ऊपर और 10% लग जाएगा मेरा। तो इस तरीके से सरचार्ज लिया गया वहां पे। तो मुझे यहाँ पे और एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा ना, मतलब 3 लाख का वहां पे 10% होगा मेरा, तो वो कितना हो गया? 30,000। यहाँ पे ये 10 लाख का होगा, 5 लाख का नहीं, 30,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। ये एडिशनल टैक्स है, क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा कमा रहा हूं ना, तो ये हो गया सरचार्ज। तो व्हाट इज सेस हियर? सेस इज टैक्स ऑन टैक्स, मतलब जितना टैक्स लग रहा है उसके ऊपर टैक्स। कि मान लो भारत सरकार ने कहा कि 10% एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा तुमको, एजुकेशन सेस। तो मैं टोटल टैक्स पे कर रहा हूं 3,30,000, 3.3 लाख, उसका 10% निकाल दो आप, तो 3,30,000 का 10% कितना हो गया आपका? 3,300। तो इतनी और ऐड करनी पड़ेगी अमाउंट, मतलब ये जो 3,300 रुपए दे रहा हूं मैं, ये टैक्स के ऊपर टैक्स है ना, इसलिए उसको सेस कहा गया। तो आप कुछ भी चीजें खरीद लो, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जीएसटी, जीएसटी के ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट इज सेस, तो इट्स अ टैक्स ऑन टैक्स। तो भारत सरकार ने क्या किया? एजुकेशन सेस लगाया, और एजुकेशन सेस लगा के भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो खर्चा है उसकी व्यवस्था कर दी, टैक्स लगा के की ना। तो दिस इज द पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ये क्या है? पब्लिक फाइनेंस। तो गाइस, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है कि भारत सरकार जब कोई कल्याणकारी योजनाएं, स्कीम्स लॉन्च करेगी, तब उन स्कीम्स की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था कैसे की जाएगी, वो सारा जो नॉलेज है वो पब्लिक फाइनेंस के अंदर आता है। कि कैसे उस स्कीम के लिए पैसा जमा किया जाए, कैसे वहां पे पैसा खर्चा किया जाए, वो सारा पब्लिक फाइनेंस देखेगा। ओके,
अब सेस जो होता है वो बस टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता, इसके बारे में एक टॉपिक निकला तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर ही खर्चा किया जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा मैंने एजुकेशन सेस, तो एजुकेशन सेस के अंदर जितना भी पैसा जमा होगा वो सारा पैसा बस एजुकेशन के ऊपर ही खर्चा होगा। तो मान लो एजुकेशन सेस के ऊपर भारत सरकार ने 10 करोड़ रुपए कमाए, तो 10 करोड़ रुपए जो कमाए हैं ना वो भारत सरकार डिफेंस के ऊपर खर्चा नहीं कर सकती है, वो एजुकेशन सेस मतलब एजुकेशन के ऊपर ही खर्चा किया जाए। दैट्स हाउ एजुकेशन सेस इज यूज्ड फॉर एजुकेशन ओनली। इंडिया के अंदर कार्बन सेस भी लिया जाता है जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर खर्चा किया, मतलब इन्वायरमेंट के टॉपिक के ऊपर खर्चा किया जाता है तो कार्बन सेस है, एजुकेशन सेस है। इस तरीके से अलग अलग सेस भी इशू लिए जाते हैं। तो सेस मतलब टैक्स, टैक्स मतलब इनकम, दैट्स व्हाई इट्स अ पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी, है ना। इस तरीके से भारत सरकार पब्लिक फाइनेंस के अंदर पर्टिकुलर स्कीम में पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कहां से पैसा आएगा और कैसे खर्चा होगा इसका पूरा ज्ञान देती है। उसी के अंदर हम पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी। ओके, सो व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? सो फिस्कल पॉलिसी डील्स विद द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का जितना भी रेवेन्यू है, सरकार का जितना भी एक्सपेंडिचर है, उसके बारे में ये डील करता है कि कितना पैसा कमा रही है, कितना पैसा खर्चा कर रही सरकार। The word fiscal has been derived from the word fisc, which means public treasury or government funds. तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर फिस्क वर्ड से, फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो फिस्कल वर्ड है ये फिस्क से डेवलप हुआ है। फिस्क का मीनिंग क्या होता है? गवर्नमेंट फंड्स। To generate revenue and to increase expenditure, the government finance policy called budgeting policy और fiscal policy। मतलब कि जब हम भारत सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसके लिए जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है उसको फिस्कल पॉलिसी या फिर बजटरी पॉलिसी कहा जाएगा। क्योंकि व्हाट इज बजट? बजट इज गवर्नमेंट्स इनकम एंड गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, उसका स्टेटमेंट होता है। इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको बजट कहोगे आप। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि भारत सरकार कितना पैसा कमा रही है और कितना पैसा कहां पे खर्चा कर रही है, कितने कर्जे ले रही है। ये सारा डेटा जिस एक डॉक्यूमेंट में होगा उस डॉक्यूमेंट को आप क्या कहोगे? बजट, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फिस्कल पॉलिसी, है ना। वो फिस्कल पॉलिसी है। कोई भी बजट पास कब होगा? जब फाइनल में फाइनेंशियल बिल पास होगा। फाइनेंशियल बिल जब पास होगा तभी हम कहेंगे कि कोई बजट पास हो गया। गाइस, इंडिया में बजट 1 फरवरी को लॉन्च किया जाता है, तो दिस ईयर भी मतलब अगले साल भी जो 1 फरवरी उस दिन बजट लॉन्च किया जाएगा। लेकिन उस बजट के अंदर आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना क्योंकि वो इंटरिम बजट होगा। नेक्स्ट ईयर 2024 में इंडिया में लोकसभा की इलेक्शन है ना, तो लोकसभा की इलेक्शन के अंदर जनरल बजट नहीं पेश किया जाएगा क्योंकि सरकार बदल भी सकती है। तो आपके अप्रैल मई में इलेक्शन है वहां पे, तो उसके बाद सरकार बदल गई तो नई आने वाली सरकार ने बजट को कैंसिल कर सकती है वहां पे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करती है कि काम चलाओ, एक इंटरिम बजट पेश किया जाएगा। हाँ, इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर नई सरकार आएगी, नई सरकार अपना जनरल बजट पेश करेगी वहां पे। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं है तो 1 फरवरी के दिन आपका जनरल बजट पेश किया जाता है। उसके अंदर सरकार के खर्चे और इनकम इसके बारे में डिस्कशन होती है। उसके अंदर सरकार की नई नई पॉलिसीज, स्कीम्स, इनके बारे में डिस्कशन की जाती है। ओके, तो बस इस चैप्टर के अंदर हमारा ब्रॉडर टॉपिक वही है, बजट। बजट को समझा तो हमने फिस्कल पॉलिसी को समझा, वही है यहाँ पे। ओके, फिस्कल पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी एंड इट रिलेटेड टू द 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज। ये 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में बात कर रहा है। आइटम्स ऑन विच गवर्नमेंट शुड स्पेंड and how government should raise resources to finance expenditure। spend मतलब ये expenditure की बात कर रहे हैं और resource मतलब ये income की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे expenditure और income की बात हो रही है ना, तो fiscal policy is also known as budgetary policy, जो भारत सरकार के expenditure and income दोनों के subjects में deal करेगी वहां पे। The answer to the first question will depend on the priorities of the government to solve the various economic, social and other problem। मतलब expenditure, ठीक है। यहाँ पे 2 सवाल पूछे ना हमने। पहला, the items on which government should spend,
तो वो कौन से आइटम्स होंगे जिनके ऊपर सरकार खर्चा करने की कोशिश करेगी, ये सवाल है पहला। तो पहले सवाल का आंसर क्या है? इट डिपेंड ऑन द प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व सोशियो इकोनॉमिक एंड अदर प्रॉब्लम। सही बात है ना? भारत के अंदर क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से सरकार का खर्चा होगा ना। मान लो भारत के अंदर सोशल सिक्योरिटी नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है कि जब समाज के अंदर सामाजिक स्तर के आधार पे जब लोग इनसिक्योर बन जाएंगे, तब उसको आप सोशल सिक्योरिटी के तह पे तर्ज पे देख सकते हो वहां पे। फॉर एग्जांपल कि समाज के अंदर दलित वर्ग है इंडिया में। इंडिया का एक अगर हम सोशल हिस्ट्री देखेंगे यहाँ पे, तो इंडिया के अंदर हमको पता है कि इंडिया में 4 वर्ण सिस्टम थे, उसके कारण ही इंडिया की एक स्ट्रेटिफाइड, एक हिरार्की वाली सोशल सिक्योरिटी बनी है। उस सोशल सिस्टम बनी है, उस सोशल सिस्टम के अंदर सबसे निचले पायदान पे दलितों को माना गया था। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता है, लेकिन अगर हम पुरानी परंपराएं देखें तो उन पुरानी परंपराओं के आधार पे वो दलित लोग लोअर कास्ट में आते थे और फिर ब्राह्मण्स वगैरह वो अपर कास्ट में आते थे। अब यहाँ पे ये देखा गया है कि जो लोअर कास्ट में है उनकी इनकम भी कम है, क्योंकि उनको अधिकार नहीं वहां पे, तो उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई ना वहां पे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, क्योंकि समाज के अंदर वो इक्वल एक्सेस नहीं मिल रहा था उनको। वो सारी जगह पे जाके काम नहीं कर सकते थे, वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते थे वहां पे, है ना। इस तरीके से अगर मेरे देश के अंदर ये प्रॉब्लम है तो मेरे खर्चे भी उसी तरीके से होंगे, है ना। तो भारत सरकार क्या करेंगी? स्कॉलरशिप्स देंगी। भारत सरकार क्या करेंगी? स्कॉलरशिप्स देंगी। जो सोशली वीकर सेक्शन है उनको स्कॉलरशिप देने के लिए भारत सरकार के खर्चे बढ़ेंगे ना वहां पे। भारत सरकार ने क्या किया? तो भारत सरकार ने वहां पे बार्टी जैसी संस्थाएं बनाई, है ना। बार्टी जैसी संस्थाएं स्कॉलरशिप देने का काम करती बच्चों को, जो सोशली वीकर सेक्शन से आते हैं उन लोगों को। तो वहां पे भारत सरकार खर्चे कर रही है ना, तो इट्स डिपेंड ऑन द सोसाइटी, उसके कारण ये डिसाइड हो रहा है। अब जो लोग निचले पायदान पे है समाज के अंदर, उनको समाज के अंदर इक्वल एक्सेस नहीं है रिसोर्सेस का। मतलब हम देखेंगे कि लैंड होल्डिंग, अगर हम इंडिया की देखेंगे तो लैंड होल्डिंग में जो अपर कास्ट लोग हैं वो सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग ग्रैब करते हैं, मतलब उनके हाथ में सबसे ज्यादा जमीनें हैं, वो जमींदार बन गए। और जो लोअर कास्ट है वो नौकर बन गए वहां पे, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, लैंड होल्डिंग नहीं है उनके पास। तो भारत सरकार उनको एक्स्ट्रा मदद करेगा, जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च कर दी भारत सरकार ने, है ना। स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है? जहां पे SC ST कम्युनिटी के वुमेन्स को भारत सरकार वहां पे कर्ज दे रही है प्रायोरिटी पे उनको, है ना। तो खर्चे बढ़ेंगे ना भारत सरकार की, प्रायोरिटी उनको मिल रही तो वहां पे। ऐसे बहुत सारी स्कीम है गाइस, आप लोग पढ़ते होंगे इन सारी स्कीमों को, मैं भी लिस्ट बता सकता हूँ लेकिन हमारा लेक्चर डाइवर्ट हो जाएगा फिर। तो डिपेंडिंग ऑन द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इनटू द इकोनॉमी, सरकार के खर्चे डिसाइड होगी। तो पहला आंसर कि सरकार अपनी प्रायोरिटी खुद सेट करेगा और उस प्रायोरिटी के हिसाब से आइटम सेट करेगा कि कहां पे खर्चा करना है। जैसे इंडिया के अंदर गरीबी ज्यादा है तो भारत सरकार BPL फैमिलीज को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना देती है। इंडिया के अंदर गरीबी ज्यादा है तो भारत सरकार गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत वहां पे 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है वहां पे, है ना। तो इस तरीके से भारत सरकार के खर्चे डिसाइड हो रहे हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक और सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन उस तरीके से है। तो यही लिखी है बात यहाँ पे। टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी डिपेंड ऑन प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व द वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशल एंड अदर प्रॉब्लम्स। ओके, दैट द कंट्री फर्स्ट। ऑन द सेकंड क्वेश्चन, जो दूसरा सवाल था कि ये पैसा कहां से आएगा, ठीक है ना, हाउ द गवर्नमेंट शुड रेज द रिसोर्सेज फॉर देयर एक्सपेंडिचर, तो ये पैसा कहां से आएगा। ऑन द सेकंड क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज टू कंसीडर वेरियस वेज टू रेज रिसोर्सेज, तो अलग अलग तरीके से भारत सरकार पैसा कमा सकती है, जैसे टैक्स, फॉर एग्जांपल टैक्स। बट टैक्स एक लौता तरीका है क्या? नहीं, तो नॉन टैक्स भी होता है, टैक्स और नॉन टैक्स तरीके होते हैं। उसके अलावा भारत सरकार कर्जे ले सकती है, तो डेट और एक तरीका हो गया। तो ये रिसोर्सेस कहां से आ रहे हैं? टैक्स के पैसे से आ रहे हैं, नॉन टैक्स के पैसे से आ रहे हैं, कर्जा लेके आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से आ रहे हैं। तो भारत सरकार, आप लोग जानते होंगे ना कि भारत सरकार FDI के रूल्स को नॉर्म रिलैक्स कर रहा है।
right now government of India is relaxing the FDI norms. Why? Because government want to raise their revenue, raise their resources, income resources को बढ़ाना है. कर्जे लेती भारत सरकार नॉन टैक्स, है ना. अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि आरबीआई ने एक कंसर्न शो किया है कि इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, अगेन गवर्नमेंट, लेकिन हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कि स्टेट गवर्नमेंट के डेट बढ़ रहे, कर्जे बढ़ रहे वहां पे, क्योंकि राज्य सरकारें कर्जा लेके खर्चे कर रही ना. इंडिया के अंदर राज्य सरकारें क्या ले रही है, ज्यादा से ज्यादा कर्जे ले रही है और पब्लिक के ऊपर खर्चे हो रहे वहां पे. तो वहां पे जो दूसरा आंसर था कि भारत सरकार के पास खर्चा करने के लिए पैसा कहां से आएगा, तो कर्जे ज्यादा ले रही है. अब आरबीआई टेंशन में आ गए वहां पे कि इतने ज्यादा कर्जे लेंगे तो राज्य सरकारों का फाइनेंस अनस्टेबल हो जाएगा. फाइनेंस कैसे हो जाएगा? अनस्टेबल, एंड दैट्स द अनदर प्रॉब्लम इनटू द इकोनॉमी. तो मतलब ऐसा नहीं है कि तरीके तो आप उसको बिना सोचे समझे यूज कर सकते हो. नो, नॉट पॉसिबल. सो दिस इज द सेकंड वे, सेकंड आंसर. ओके. सो गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी? तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ अंतर होता है. जैसे फिस्कल पॉलिसी, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रेट्स. यहाँ पे स्पेंडिंग और टैक्स रेट बोला है, लेकिन ये इनकम और एक्सपेंडिचर है ना. स्पेंडिंग मतलब एक्सपेंडिचर, टैक्स रेट मतलब इनकम. तो चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इनकम, ये होता है आपका फिस्कल पॉलिसी. जबकि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? चेंज इन इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई इनटू द मार्केट, है ना. वही हो रहा है यहाँ पे. फिस्कल पॉलिसी सेट बाय गवर्नमेंट. बजट कौन पेश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पेश करती है ना. जबकि मॉनेटरी पॉलिसी सेट बाय सेंट्रल बैंक. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है जिसके इंचार्ज होते, जिसके चेयरमैन होते खुद आरबीआई के गवर्नर. आरबीआई गवर्नर इज द चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. उसके अंदर सरकार के भी लोग होते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेंगे? आरबीआई. फिस्कल पॉलिसी के अंदर कोई टारगेट नहीं होता है. आपने कभी सुना है कि बजट के अंदर कोई टारगेट है कि सरकार इतना खर्चा करेगी, उतना ही खर्चा करेगी, उससे ज्यादा खर्चा हो गया तो सरकार को पनिशमेंट मिलेगी? ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं. सो देयर इज नो स्पेसिफिक टारगेट. सरकार क्या करती है? सरकार अनुमान लगाती है कि हम इतना अचीव कर सकते हैं. दैट इज नॉट टारगेट. ये अनुमान लगाती है भारत सरकार, है ना. जैसे कि भारत सरकार कहेगी कि इस साल का जो बजट आया, उस बजट से एग्रीकल्चर में 10% की ग्रोथ देखी जाएगी. अनुमान है कि टारगेट नहीं सेट किया है कि 10% की ग्रोथ अचीव करने के लिए स्पेंडिंग होगी. नो, देयर इज नो सच स्पेसिफिक टारगेट, है ना. तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी में टारगेट होता है. टारगेट क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का? इन्फ्लेशन. टारगेट क्या होता है? इन्फ्लेशन. और वो कितना होना चाहिए? 2% टू द 6% ऑफ सीपीआई. ये टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर. फिस्कल पॉलिसी में कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एक स्पेसिफिक टारगेट पाया जाएगा. ओके. अनदर डिफरेंस, फिस्कल पॉलिसी साइड इफेक्ट्स ऑन गवर्नमेंट बजट बोरोइंग, है ना. मतलब फिस्कल पॉलिसी का इंपैक्ट किसके ऊपर होगा? सरकार के बजट के ऊपर, सरकार के कर्जों के ऊपर इंपैक्ट होगा फिस्कल पॉलिसी का. मान लो फिस्कल पॉलिसी के अंदर भारत सरकार ने ज्यादा स्कीमें लॉन्च की. स्कीम के लिए सरकार को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा. अगर उतना पैसा नहीं है भारत सरकार के पास, तो वो कर्जा लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा. तो जितने ज्यादा स्कीमें लॉन्च करेंगे उतने ज्यादा खर्चे होंगे भारत सरकार के वहां पे. दैट्स व्हाई फिस्कल पॉलिसी का इंपैक्ट किसके ऊपर होगा? भारत सरकार के खर्चों के ऊपर होगा. ठीक है. और खर्चों के साथ साथ बोरोइंग के ऊपर होगा. उसको आप कहोगे फिस्कल डेफिसिट. इन टर्मिनोलॉजीज को आगे जाके हम ढंग से पढ़ेंगे. ओके. मॉनेटरी पॉलिसी के साइड इफेक्ट किसके ऊपर है? एक्सचेंज रेट एंड हाउसिंग मार्केट्स, है ना. एक्सचेंज रेट के ऊपर इंपैक्ट होगे ना मॉनेटरी पॉलिसीज के, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आपके देश के अंदर इन्फ्लेशन को टारगेट कर रही है. किसको? इन्फ्लेशन को. एंड व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन डिसाइड द वैल्यू ऑफ करेंसी. वैल्यू ऑफ करेंसी. अगर मेरे देश के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, मान लो 20% का इन्फ्लेशन है, तो मेरे देश की करेंसी की वैल्यू कम है. मेरे देश की करेंसी की वैल्यू कम है. तब मेरे देश की जब करेंसी की वैल्यू कम है, तब $1 बराबर जो पहले 50 रुपए था, अब वही $1 बराबर 80 रुपए हो जाएगा. मतलब कम हो रही है ना. पहले 50 रुपए में $1 मिलता था, अब 80 रुपए में मिल रहा है, क्योंकि मेरे देश के रुपए की वैल्यू कम हो गई मेरे देश के इन्फ्लेशन के कारण. लेकिन
आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या करेगा, इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। तो आरबीआई ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, अब हो गया 5%। अब वैल्यू उतनी कम होगी क्या, नहीं, तो वैल्यू ज्यादा कम नहीं होगी, अभी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी 20% में हो रही थी। तब ये जो $1 बराबर 50 रुपए से 80 रुपए में चला गया, वो शायद से 50 रुपए से 55 रुपए पे आ जाएगा। तो एक्सचेंज रेट के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है ना, किसके ऊपर हो रहा है, एक्सचेंज रेट के ऊपर, बिकॉज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को टारगेट करती है। इन्फ्लेशन डिसाइड करता है करेंसी की वैल्यू, और करेंसी की वैल्यू मतलब एक्सचेंज रेट वहां पे। सो दैट्स हाउ इट हैव इफेक्ट्स ऑन एक्सचेंज रेट। उसके अलावा हाउसिंग मार्केट के ऊपर भी इंपैक्ट हो गया। इन्फ्लेशन मतलब वही है ना, ये हाउसिंग मार्केट एक स्पेसिफिक वर्ड डाल दिया मैंने यहाँ पे, लेकिन बेसिकली मार्केट के ऊपर इंपैक्ट है उसके। फिस्कल पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायमेंशन टू चेंजिंग टैक्स रेट्स, मोस्टली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रोसेसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। यहाँ पे हमको हम यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि फिस्कल पॉलिसी क्यों, कैसे, कहां पे काम करेगी, और मॉनेटरी पॉलिसी क्यों, कैसे, कहां पे काम करेगी। दोनों साथ साथ एक जैसे काम नहीं कर सकते, साथ साथ ही अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी काम कर रही है तब फिस्कल पॉलिसी नहीं होगी, नहीं, एक ही समय में इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी साथ साथ काम करती है। लेकिन इकोनॉमी की हालत बताएगा कि कौन सी ज्यादा मजबूत होगी, कौन सी कम मजबूत होगी। जैसे इकोनॉमी में डिप्रेशन है, तब आप देखोगे फिस्कल पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी। जब आप देखोगे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है यहाँ पे, तब आप देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी, क्योंकि दोनों का फंक्शनिंग अलग हो जाता है। अब कैसे, यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायमेंशन टू द चेंज टैक्सेस। टैक्सेस क्यों चेंज करने भाई, टैक्सेस चेंज करने से होगा क्या, टैक्सेस चेंज करने से लोगों के हाथ में कितना पैसा है वो बदलेगा ना। मान लो पहले भारत सरकार 50% टैक्स लगा रही थी, अब भारत सरकार ने 30% टैक्स लगाना शुरू कर दिया, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा ना। पहले 10 लाख रुपए के ऊपर 50% टैक्स लग रहा था, तो 5 लाख रुपए थे खर्च करने के लिए, अब 30% लग रहा है तो 7 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए बढ़ गए। 2 लाख रुपए बढ़ गए तो खरीदी ज्यादा करेंगे, खरीदी ज्यादा करेंगे तो डिमांड ज्यादा होगी, अगेन इन्फ्लेशन के ऊपर इंपैक्ट। तो टैक्सेस कम करने से डिमांड बढ़ रही है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। उसी तरीके से टैक्सेस बढ़ाने से डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन काबू में आएगा। तो भारत सरकार का पहले 30% टैक्स था, अब बढ़ा के 50% कर दिया वहां पे, तो वहां पे मार्केट की डिमांड कम हो जाएगी ना। लेकिन भारत सरकार जब टैक्सेस बढ़ाए, कम करेगी तो सब लोग खुश होंगे, वाहवाही करेंगे, वोट देंगे सरकारों को, है ना। लेकिन अगर वही भारत सरकार टैक्स बढ़ाएगी तो सरकार को गाली पड़ेगी कि सरकार लूट रही है गरीबों को टैक्सेस बढ़ा के। हाँ, भले ही सरकार की मंशा अच्छी हो उसके पीछे, लेकिन लोगों को सारा फाइनेंस समझ नहीं आता है। फाइनेंस सरकार का काम है, सरकार देख लेगा। लोग यही देखेंगे कि सरकार के कारण हमको कितना फायदा हो रहा है, टैक्सेस बढ़ा रहे तो मेरा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल नहीं होता है टैक्सेस बढ़ाने के लिए। तो जब टैक्सेस नहीं बढ़ेंगी तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा रहेगा ना, मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा वहां पे। तो सरकार यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये जो मैं दिखा रहा हूं ना, ये रेड में दिखाता हूं आपको, इस पॉइंट पे टैक्सेस नहीं बढ़ा सकती है सरकार। तो यहाँ पे सरकार कहेगी भाई, मॉनेटरी पॉलिसी को बोल देगी तुम कर लो यार, क्योंकि तुमको तो वोट नहीं मांगने, तो सरकार, लोग तुम्हारे पीछे नहीं भागेंगे पत्थर लेके, है ना, हमारे पीछे भाग सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। सरकार क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा सुमड़ी में काम करेगी वहां पे, मतलब सरकार नए नए स्कीम्स, नए नए प्रोग्राम्स, ज्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं लॉन्च करेगी, इतना कर सकती है सरकार यहाँ पे। लेकिन सरकार टैक्स नहीं बढ़ाएगी, है ना। लेकिन अगर मैं डिप्रेशन की बात करूंगा, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि डिप्रेशन के अंदर सरकारें क्या करेंगी, सरकार खर्चा बढ़ाएंगी ना लोगों का, तो वहां पे टैक्स भी कम कर सकती है, और भी काम है, जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है, उससे डिमांड बढ़ेगी। इसलिए फिस्कल पॉलिसी डिप्रेशन के माहौल में एक रामबाण इलाज की तरह काम करती है। तो फिस्कल पॉलिसी सारी जगह पे काम करेगी, लेकिन उसका इंपैक्ट अच्छा यहां पे दिखेगा। मॉनेटरी पॉलिसी पूरी इकोनॉमी में काम करेगी, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे बेस्ट इंपैक्ट यहां पे दिखाई देगा। ये मॉनेटरी पॉलिसी है, ये फिस्कल पॉलिसी। इंपैक्ट की बात करो, वरना पूरी इकोनॉमी में दोनों पॉलिसीज ऐड करेगी। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायमेंशन टू चेंज टैक्सेस, जबकि
जो मॉनेटरी पॉलिसी वो इंडिपेंडेंट होती है, उनको थोड़ी ना वोट मांगने हैं, तो अपने तरीके से काम करेंगे, है ना, ऐसे होता है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे और एक चीज है कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है ना, वो जनरली शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव से बनाई जाएगी, जनरली, नॉट ऑलवेज। जनरली कैसी होती है? शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से काम करती है। क्यों? सरकारें क्यों शॉर्ट टर्म की पॉलिसीज बनाएगी? क्योंकि भाई हर 5 साल में सरकारों को वोट मांगने जाना है ना जनता के सामने। अगर सरकार लॉन्ग टर्म का सोच के, देखो अभी सरकार ने क्या किया था, लॉन्ग टर्म का सोच के एक डिसीजन लिया था, अभी भी सरकार उस कंट्रोवर्सी में अटकी है। मैं अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूं, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस। 2004 में भारत सरकार ने पेंशन स्कीम को रद्द कर दिया, पुरानी वाली, और न्यू पेंशन स्कीम को लाया, है ना। अब लोग बोल रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम पे रिवर्ट करो, हमको न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, ओल्ड वाली चाहिए। अब सरकार ने लॉन्ग टर्म का सोच के ये डिसीजन लिया था गाइस, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार के खर्चे काफी ज्यादा हो रहे थे। उन खर्चों को कम करने के लिए ये स्कीम बंद करना जरूरी था, और इसके जगह पे न्यू पेंशन स्कीम, जहां पे सरकार के खर्चे कम थे, इसको लॉन्च करना जरूरी था। तो सरकार ने पब्लिक फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन लोगों को वो एक्सेप्ट नहीं हुआ ना। तो आज भी 2004 के बाद 2024 तक तकरीबन यहाँ पे 18 से 20 साल हो गए, लोग आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए सरकारें जो है ना, लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छे डिसीजन लेने से पीछे हट जाती वहां पे। आप देखो, बजट के पहले पहले सरकारी स्कीमें ऐसी होती है कि लोगों की जेब में पैसा बहे, है ना। लोगों को खुश करने की कोशिश है, क्योंकि स्कीमें मतलब लोगों का कल्याण ही है ना। तो जब सरकार अलग अलग स्कीमों के जरिए से लोगों की मदद करेगी, पैसे का फ्लो बढ़ेगा लोगों के पास, तो लोग खुश होंगे और सरकार को वोट करेंगे, है ना। इसलिए सरकारें शॉर्ट टर्म के लिए सोचती है, वो लॉन्ग टर्म का ज्यादा नहीं सोचती। कभी कभी सोच लेती, लेकिन वो भी उनके मतलब वो बैकफायर कर जाता है उनके ऊपर। लेकिन आरबीआई को ऐसा कुछ लेना देना है क्या भाई? आरबीआई को वोट ही नहीं मांगने हैं, तो आरबीआई लॉन्ग टर्म की पॉलिसी के बारे में सोचेगा, लॉन्ग टर्म का गोल रखेगा आरबीआई। तो लॉन्ग टर्म के गोल के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए लोग सफर कर सकते हैं तो करे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देश का फायदा होगा। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी जो भी होती है वो लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रन की जाएगी वहां पे। ये एक डिफरेंस है यहाँ पे। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। गाइस, फिस्कल पॉलिसी के और भी कुछ स्पेसिफिक्स इंफॉर्मेशन है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइस।